हेलो फ्रेंड। तो आज मैं आपके सामने सी प्लस प्लस की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। इससे पहले के वीडियो में हमने सी प्लस प्लस के अंदर क्या क्या टॉपिक और कितनी डेप्थ में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका बायोफिकेशन देखा था। और आज इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सी प्लस प्लस का आपका फर्स्ट लेक्चर क्या होने वाला है, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट हमने कवर करना है। ऐसा सिलेबस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सी प्लस प्लस के अंदर सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर उसके बाद इसके उप्स के फीचर्स क्या क्या है, एंड देन इन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हम आज कवर करेंगे उन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं आपके एग्जाम्स को लेकर। जैसे मैंने देखा है कि आप लोगों के आउट ऑफ राजस्थान के अलावा जितने भी आपके कंप्यूटर के एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। एंड डेफिनेटली जब हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन करेंगे कि इसका ये आंसर क्यों है। और आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते जाओ। उससे क्या फायदा होगा कि आपके वो कॉन्सेप्ट जैसे ही आप उसको लिखोगे ना तो वो आपके कॉन्सेप्ट बहुत इजी आपको लगने लगेंगे। एक हैबिट होनी चाहिए कि हम उस चीज को वहीं नोट डाउन करें। होप कि आप ये चीज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। पहली चीज है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। तो जब हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इससे पहले एक लैंग्वेज आई थी, दैट इज द सी लैंग्वेज। आपने अगर मेरा सी लैंग्वेज का वीडियो देखा हो तो हमने वहां पर एक डिस्कस किया था कि जो सी लैंग्वेज है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है। एक सी प्लस प्लस की जैसे हम बात कर रहे हैं, आपको नेम से दिखाई दे रहा होगा पहली चीज की यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है सी एंड इसके साथ दूसरा एक एडिशन हो गया प्लस प्लस। मतलब एक तो ये चीज है और दूसरा चीज है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी नई लैंग्वेज जो है वो है दैट इज द सी प्लस प्लस लैंग्वेज। हुआ क्या है, प्लस प्लस का मतलब क्या है आपको प्लस प्लस का मीनिंग जैसे कि हम कोई भी चीज है, मान लो मेरे पास एक नंबर है 2, इसके अंदर अगर मैं +9 लगा देती हूँ और एक नया नंबर ऐड कर देती हूँ तो क्या मीनिंग होता है कि 2 की वैल्यू के अंदर कुछ नई वैल्यू ऐड हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, कोई चीज बढ़ रही है। सेम एज जब मैं सी के साथ अगर प्लस प्लस लगा रही हूँ तो इसको टेक्निकली एक वर्ड बोल देते हैं इस प्लस प्लस को, दैट इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सी लैंग्वेज के साथ एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऐड कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सी लैंग्वेज के फीचर्स तो हैं ही, एडिशनली कुछ और फीचर्स ऐड हो गए। ये चीज तो हो गई सी प्लस प्लस के बारे में। अगर मैं इसके आपके डेवलपमेंट की बात करूं तो जो आपकी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो कौन से ईयर में डेवलप हुई, आपको ये पॉइंट थोड़े से ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी जो सी लैंग्वेज है वो कौन से ईयर में डेवलप हो रही है, 1979। सेम एज जैसा आपकी जो सी लैंग्वेज है वो AT&T लेबोरेटरी में आपकी डेवलप हुई थी, सी प्लस प्लस भी वही डेवलप हुई है। बट आपका जो डेवलप किसने की थी, बजारिस क्रॉपस्टॉक ने। सो ही इज द डेवलपर। जैसे आपकी सी लैंग्वेज है वो डेनिस रिची ने डेवलप की थी, ऐसे ही आपकी सी प्लस प्लस लैंग्वेज बजारिस क्रॉपस्टॉक ने आपकी डेवलप की थी। और कब डेवलप की थी, 1979 के अंदर। अब जब इसका डेवलपमेंट आया 1979 के अंदर तो इसका जो फर्स्ट नेम था
वो फर्स्ट नेम क्या था इसका, सी विद क्लासेस। अब इसका क्या मीनिंग है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो पॉइंट था दैट इज द सी विद क्लासेस। अब आपने देखा सी प्लस प्लस का क्या मीनिंग है कि इसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स आ गए। तो जो एडिशनल फीचर्स की हमने बात की थी वो एडिशनल फीचर्स कौन से हैं आपके, सी प्लस प्लस। तो प्लस प्लस का क्या मीनिंग हो गया, तो दीज आर द एडिशनल फीचर्स विद क्लासेस। समझ आया इस बात को कि सी प्लस प्लस को सी विद क्लासेस बोला गया, इसका मतलब सी के अंदर क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्लासेस होती हैं, ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। बट सी विद क्लासेस का मतलब हो गया कि ऐसा फीचर की हम बात कर रहे हैं जो सी में नहीं है। देन 1983 के अंदर जो आपके पास नेम था सी विद क्लासेस, उस नेम को रीनेम कर दिया गया सी प्लस प्लस के। तो जो क्वेश्चंस बनते हैं पॉसिबल, सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो सकता है कि जो क्वेश्चन बने कि ईयर, कौन से ईयर के अंदर वो डेवलप्ड। सेकेंड क्वेश्चन आपका बनता है सेम एज जैसा सी की हमने बात की थी कि कौन सी लेबोरेटरी के अंदर ये लैंग्वेज डेवलप हो रही है। तो आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो 1979, उसके बाद कौन सी लैब में डेवलप हो रही है तो AT&T लाइब्रेरी लेबोरेटरी। उसके बाद आपका डेवलपर कौन है तो बेचारी स्टॉक। तो दिस इज द क्वेश्चंस। हाँ, इट माइट बी पॉसिबल अगर आपसे ये बोला जाए कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज का फर्स्ट नेम क्या था, तो फर्स्ट नेम क्या था, सी विद क्लासेस। एंड 1983 में इसका नाम आ गया सी प्लस प्लस। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं हम। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सी प्लस प्लस। तो जैसे हमने सी प्लस प्लस की बात की तो जो सी के फीचर्स हैं वो भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हैं। तो अगर मैं सी के फीचर्स की बात करूं या सी प्लस प्लस के फीचर्स की बात करूं, आज सी प्लस प्लस 1983 में इट मीन्स 40 ईयर्स से इसकी पॉपुलैरिटी है। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है जैसे आपकी सी लैंग्वेज है। क्यों पॉपुलर लैंग्वेज है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो चीज हम अब डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चीज आपकी लिखी हुई है ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट एडिटर ऑल्सो बिल्ड विथ सी प्लस प्लस। सो जब मैं ग्राफिक्स की बात करती हूँ सो उसके अंदर आपका जो फर्स्ट पॉइंट है ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट एडिटर। फर्स्ट पॉइंट में हम ग्राफिक्स और टेक्स्ट एडिटर की बात करें तो ग्राफिक्स की जब बात करते हैं, आपने गेम्स तो खेले होंगे, बहुत फेमस गेम था एक स्नैक वाला जिसके अंदर क्या रहता है कि आपके पास पॉइंट है फिर उसके बाद कुछ ब्लिंक होता है तो आप इसको इससे कनेक्ट करते हो। तो स्नेक वाला एक गेम था, बहुत पॉपुलर गेम था कि स्नेक वाला। अभी भी आप मोबाइल फोन के अंदर, इवन आपका नोकिया का जो 1100 मोबाइल था उसके अंदर ये गेम बहुत ज्यादा फेमस था जो खेलते थे। उसके बाद आपने मारियो गेम देखा होगा, कॉन्ट्रा एक गेम आया था जो बहुत ज्यादा पॉपुलर था। तो इन सब की जो प्रोग्रामिंग है, जो इसके अंदर जो ग्राफिक्स है, वो ये सारे जो पॉपुलर गेम्स हैं ये कौन सी लैंग्वेज में डेवलप्ड हुए हैं, ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज में डेवलप्ड हुए। सो ग्राफिकली अगर हम बात करें तो जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है वो सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस लैंग्वेज से आपकी डेवलप्ड हुई है। साथ में चीज आई थी आपकी टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर की जब हम बात करें तो कौन कौन से टेक्स्ट एडिटर हैं, जैसे आपका नोटपैड,
आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसके अंदर हम वर्ड, जैसे कि जहां पर हमने वर्ड की फाइल भी बात करी, तो जितने भी आपके ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, नोटपैड का मतलब जैसे हम काम करते हैं कंप्यूटर पे, हम एक व्हाइट कलर की टेक्स्ट फाइल ओपन कर लेते हैं जिसको अपने नोटपैड बोल रहे हैं, तो वो उसके पीछे की जो प्रोग्रामिंग है वो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज से हुई है। तो आपके जो ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट एडिटर के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं दैट इज डेवलप्ड बाय सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउजर आल्सो बिल्ड इन सी प्लस प्लस। तो वेब ब्राउजर की बात करते हो तो वेब ब्राउजर के अंदर आपके पास जब हम वेब ब्राउजर की बात करते हैं तो आपके कौन कौन से वेब ब्राउजर है, जैसे कि आपका गूगल क्रोम, आप देखते हो कोई भी चीज होती है हमारा ब्राउजर, आपका ऐसे साइंस आप देखते हो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला। तो ये जितने भी आपके वेब ब्राउजर है इनकी जो प्रोग्रामिंग की गई है वो प्रोग्रामिंग भी हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के थ्रू हुई है। बहुत सारे एग्जांपल्स है जब हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर या आपके कंप्यूटर के अंदर आपके वायरसेस आ जाते हैं, वायरसेस और एंटीवायरस क्रिएट करना, और कौन सी चीजें हैं, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं जहां पर आपका डेटा स्टोर होता है। तो ये इनके भी जो सॉफ्टवेयर हैं, अब हम डेटा की बात करते हैं, आप देखते हो ना बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। जैसे हम फेसबुक यूज करते हैं, सब लोग करते हैं फेसबुक यूज। आप जब भी फेसबुक यूज करते हो, अभी आप एप्लीकेशन में देखते हो, आपको ऐसा करना पड़ता है क्या कि फेसबुक के अंदर आपको बार बार अपना नाम या आईडी पासवर्ड डालना पड़ता हो? तो कहीं ना कहीं हमने एक बार ऐप के अंदर लॉग इन कर लिया अपनी आईडी पासवर्ड से, तो वो ऐप हमारी विदाउट लॉगिन पासवर्ड आप मोबाइल फोन में ओपन कर पाते। तो ये जो डेटा को मैनेज करने की काम है, जो सॉफ्टवेयर इसके लिए बना हुआ है कि किस तरह से डेटा आपका मैनेजमेंट हो रहा है, तो इसके जो पीछे की प्रोग्रामिंग है वो कौन सी लैंग्वेज में डेवलप हुई है डेटाबेस की। जैसे हम डेटाबेस के एग्जांपल्स देखें तो माई एसक्यूएल है इसका एग्जांपल, ओरेकल है। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं माई एसक्यूएल एंड ओरेकल, तो ये तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आ रहे हैं। अब डेटा तो इन सॉफ्टवेयर में मैनेज हो जाएगा, पर इनकी भी तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी ना, अपने आप थोड़ा ये मैनेज करेगा। तो इनकी प्रोग्रामिंग कौन सी लैंग्वेज में हुई है? यस, सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। तो ये सारी जो चीजें लैंग्वेज है इसके पीछे की जो हम बोले सिस्टम प्रोग्रामिंग, सिस्टम का मतलब जो हमारे सिस्टम में यूज हो रही है, चाहे वो सिस्टम हमारा लैपटॉप हो, हमारा कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, तो उसके पीछे जो आपके सॉफ्टवेयर है वो कौन सी लैंग्वेज में डेवलप हुए, तो वो चीज यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब बात आ रही है कि आपकी जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सी के आपका जो लेक्चर था उस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, चाहे वो विंडोज की बात करें, चाहे हम लिनक्स की बात करें, चाहे हम यूनिक्स की बात करें, इनके कुछ लाइब्रेरीज या कुछ पार्ट आपका सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेवलप्ड है। मतलब अगर मैं एक कंप्यूटर चला रही हूँ या फिर मैं एक मोबाइल फोन चला रही हूँ, तो उसके अंदर जो आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो कहीं ना कहीं तो मैनेज हो रही होगी। आप अपना फोन स्विच ऑफ करते हैं तो स्विच ऑफ की भी तो प्रोग्रामिंग हुई होगी ना। आप अपना फोन स्टार्ट करते हो तो सारे सॉफ्टवेयर उसमें लोड होते हैं, सारी चीजें आपको वापिस दिखाई देने लग जाती हैं। तो इसके पीछे भी तो कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा है ना। आपकी हर एक चीज, आप शट डाउन चाहे कर रहे हो, आप किसी चीज को ओपन कर रहे हो, कौन सी आपका कंप्यूटर के अंदर मेमोरी यूज हो रही है,
तो ये जो इसके पीछे की जो वर्किंग है, उसके पीछे कौन है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ये सारी चीजों को ऑपरेट करने का काम कर रहा है, उसको मैनेज करने का काम कर रहा है। आपका अगर मैं बोलूँ कि कोई मीडिया प्लेयर है, आप मोबाइल पे गाने सुनते हो, कोई भी वीएलसी मीडिया प्लेयर है जैसे एग्जांपल दे, तो उसके पीछे की जो प्रोग्रामिंग है, कैसे वो प्ले बटन पे प्ले कर रहा है, आप देखते हो ना कि प्ले बटन हुआ, ऐसे प्ले बटन है, जैसे आप पे क्लिक करते हो तो पॉज का बटन आ जाता है, तो प्ले से पॉज का बटन आ रहा है, तो उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग है वो भी तो किसी लैंग्वेज के अंदर होगी। कंप्यूटर थोड़ा समझ सकता है कि प्ले किया तो पॉज कर दो, मोबाइल थोड़ा समझ सकता है कि आपने टच स्क्रीन से प्ले किया और पॉज किया, तो वो उसके टच पे जो पीछे का काम है, वो जो पीछे के लॉजिक लगा रखे हैं, वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होंगे। तो ऐसे ही जो आपके मीडिया प्लेयर्स हैं, उनके पीछे भी C++ का बहुत बड़ा योगदान है, कि वो जो लैंग्वेज है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए काम में आ रही है। उसके बाद मेन बात करते हैं कि ऊप्स के फीचर्स की हम बात करते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब मैं इन फीचर्स की बात करूं, क्योंकि जो हमारी सी से C++ लैंग्वेज आई ना, वो कुछ फीचर्स होंगे, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ आपकी, जब हमने बात की कि प्लस प्लस की बात कर रहे थे, तो वो जो प्लस प्लस का जो कॉन्सेप्ट है कि ऐसी क्या चीजें हैं C++ लैंग्वेज के अंदर जो सी के अंदर नहीं थी, वो आपने C++ में एड ऑन हो गई। तो जो एड ऑन फंक्शनैलिटी है, जो फीचर्स ऐड हुए, तो दीज आर द फीचर्स। जहां पर हमने बात की है लैंग्वेजेस की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, एनकैप्सुलेशन की बात कर रहे हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, ये सब चीजें है क्या। तो आपको मैं यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कि जब मैं इन चीजों को समझाऊं, आप इन चीजों को उसी टाइम दिमाग में सेट कर लो। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आज बहुत अच्छे से आप समझ लेते हो, तो आपको दोबारा से इन चीजों को अलग से प्रिपेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप फटाफट ढूंढ इन चीजों को सॉल्व करोगे। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप बिना यूं कह सकते हो टाइम लगाए हुए ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कर जाओगे। आपको दोबारा से इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द क्लास। क्लास क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लास। सो क्लास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है C++ के अंदर, जैसे कि मैंने बात की थी कि सी लैंग्वेज के अंदर या C++ की लैंग्वेज के अंदर आपके कुछ डेटा टाइप्स होंगे, जहां पर हम बात करते हैं कि इसकी वोकैबुलरी की कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी आपकी, जो ऑलरेडी C++ के अंदर पहले से ही आपको याद करनी होगी, कि मान लो कोई कीवर्ड्स हैं या कुछ भी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्लास का कॉन्सेप्ट है, क्लास आपको बहुत सिंपल सी अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी क्या मीनिंग है, इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं, तो क्लास को अगर हम बोलें तो दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सी चीज है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहली पॉइंट तो इसमें ही आ गया। अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब बात आ जाती है कि ऑब्जेक्ट क्या है। डेफिनेटली जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, बट ऑब्जेक्ट को डिस्कस करने से पहले हम क्लास की अगर मैं बात करूं तो क्लास क्या है, तो बहुत सिंपल से एग्जांपल से हम मैं बात करूं, जैसे कि आपके पास कोई भी कार की मैं बात करूं, तो कार के अंदर आपके जितने भी फीचर्स हैं, जैसे कि मैं एक कार की मैं बात करूं,
मैंने ऐसे ही कोई डायग्राम बना दिया कार का। अंडरस्टैंड कर लेना कि ये कार का एग्जांपल है, कि दिस इज द कार। अगर मैं इसकी मैं बात करूं, मैं इसके फीचर्स की मैं बात करूं, कार के अंदर मैं इसका कलर ले लेती हूँ, इसका आपका मॉडल नंबर ले लेते हैं, इसकी आपकी कार के अंदर हम इसकी बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ कार, कि आपकी सिंपल कार है, एसयूवी कार है, तो टाइप ऑफ कार की बात आ गई। अब फंक्शनिंग की मैं बात करूं, तो कार किस तरह से आपका एक्सीलरेशन पे काम कर रही है, मतलब कार का स्पीड किस तरह से होती है, किस तरह से वो मूव कर रही है। तो ये तो इसकी वर्किंग की बात हो गई कि कैसे मूव करेगी, कैसे आप इसको ब्रेक लगा रहे हो, ये तो इसकी काम करने की बात हो गई। पर इसका कलर क्या है, इसका मॉडल क्या है, किस तरह की गाड़ी है ये, तो ये सारी चीजें आपकी उसकी फंक्शनैलिटी की बात हो गई। तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें मैंने लिखी है कार को लेकर, मतलब हमने कार का एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब कार का जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, अब बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो गाड़ी आपकी मारुति 800 हो, आपकी कंपनी कोई भी हो सकती है, अब चाहे वो मारुति 800 हो, चाहे आपकी वो टाटा की गाड़ी हो, या फिर आपकी वो हिंडोई की गाड़ी हो, बट उसका एक जो बेस होता है कि उसमें सब गाड़ियां हैं तो उनका कलर तो होगा ही होगा, उनका कोई मॉडल नंबर भी होगा। तो डेफिनेटली ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रही थी, तो इस जो गाड़ी है इसके अंदर आपकी जो भी कार्स हैं, जैसे मैंने किसकी बात की कि मारुति 800, हमने बात की मारुति 800 की बात कर ली, मैंने आपकी i10 की बात कर ली, i20 की बात कर ली, आपकी नेक्सॉन की बात कर ली। तो ये जितनी भी गाड़ियां हैं, ये इस स्ट्रक्चर के लिए क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो, एक रियल लाइफ एंटिटी। डेफिनेटली ऑब्जेक्ट को हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि आपकी ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आपकी गाड़ी की वर्किंग भी आ गई कि गाड़ी कैसे काम करने वाली है, ये तो वर्किंग हो गई इसकी। और कैसे हम एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी से अलग कर पा रहे हैं, तो ये जो आपका जो चीज हो गई, ये क्या हो गई, इसके एट्रीब्यूट्स हो गए गाड़ी के। तो अगर मैं क्लास की मैं बात करूं, तो क्लास क्या है, क्लास एक स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पर हमने गाड़ी का स्ट्रक्चर बना दिया कि गाड़ी में ये तो इसके आपके एट्रीब्यूट्स हो गए, फीचर्स हो गए, और ये कैसे काम करने वाली है, कैसे आप उसको एक्सलेशन दे रहे हो, कैसे आप उसमें ब्रेक लगा रहे हो, ये उसकी फंक्शनिंग हो गई कि गाड़ी ने काम कैसा करना है। तो इन सब का जो पूरा कलेक्शन है आपका, ये जो पूरा कलेक्शन है, ये जिसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बन गया, उसको हम पूरा डिनोट कर रहे हैं किससे, क्लास। तो क्लास को अगर मैं और एक वर्ड देना चाहूं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्लूप्रिंट। कुछ आया समझ? आप अभी सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि क्लास एक स्ट्रक्चर है जो ऑब्जेक्ट को आपके होल्ड कर, तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कार के अंदर मैंने बात की कि मारुति 800, तो मारुति 800 के अंदर वो सारी चीजें होंगी जो हमने स्ट्रक्चर में लिखी है। उसका कलर भी होगा मारुति 800 का, उसका कुछ मॉडल नंबर भी होगा, वो किस तरह की कार है, वो एसयूवी है या नहीं है, वो सिंपल गाड़ी है, वो सारी चीजें भी होंगी। डेफिनेटली उसके अंदर ये फंक्शनैलिटी भी होगी कि कैसे आप ब्रेक दे पा रहे हो, उसके पीछे की फंक्शनिंग क्या है, अपने आप ब्रेक लग रही है तो वो काम कर रही है वो गाड़ी, ये काम करने वाली बात हो गई। तो हमने उसको किससे डिनोट कर दिया, फंक्शन से, मेथड से, कि वो काम कैसे करेगी। एक तो हो गया उसके फीचर्स, दूसरी चीज होगी वो काम कैसे करेगी। तो वो क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, जो आपकी वर्किंग है, इसको इस वर्किंग को
हमने नए वर्ड से डिनोट करना है, दैट इज द मेथड। अगर मैं इसी चीज को और अच्छे से आपको बताऊं तो क्लास के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एट्रीब्यूट एंड मेथड। और सेकंड चीज हमने क्या बात की थी, इट इज अ ब्लूप्रिंट क्लियर हुआ ये चीज कि क्लास क्या है। तो क्लास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम आपके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स की बात करते हैं। और इसको हम ब्लूप्रिंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक मॉडल नहीं होगा जब तक इसकी फंक्शनिंग आपको, मतलब वो मॉडल नहीं होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि मारुति 800 है जहां पर हम उसके कलर की बात नहीं करेंगे, उसके हम फीचर्स की बात नहीं करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने कार का। मैं अगर स्टूडेंट की बात करूँ, यहाँ पर स्टूडेंट एक क्लास है, जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, स्टूडेंट का नेम, उसके फादर का नेम, पापा का नाम, उसके एड्रेस क्या है। ये तो बात हो गई कि उसके एट्रीब्यूट्स की। अब मान लो वो आपका एग्जाम दे रहा है या कुछ भी, आपकी वर्किंग की मैं बात कर रही हूँ, तो उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक मेंशन कर दिया कि इंटरनल मार्क्स कैसे आए उसके, ये एक फंक्शनैलिटी है। इंटरनल मार्क्स उसका फीचर तो नहीं हो सकता ना कि आपके मार्क्स कैसे आएंगे, जैसा आप परफॉर्म करोगे। तो जो परफॉर्मेंस वाली बात आ रही है उसके आपके एक्सटर्नल मार्क्स। तो ये जो चीजें हो गई, नेम, फादर्स नेम, तो ये तो मेरे एट्रीब्यूट्स हो गए। और ये जो आपने बात की इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स वो कैसे गेट करेगा, ये उसकी मेथड होगी, किस तरह से वो काम करेगा। तो ओवरऑल जो आपकी क्लास हुई वो क्या हुई, इन सबको मैं अगर एनक्लोज कर दूं एक बॉक्स के अंदर, इस चीज को हम किस पे डिनोट कर रहे हैं, क्लास। समझ आया। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, ये तो हमारी होगी क्लास की बात। अब नेक्स्ट था हमारे पास ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट इज ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, तो जैसे हमने क्लास की बात की, तो ऑब्जेक्ट की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है एक। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करो तो क्या है, इट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। और इस इंस्टेंट कीवर्ड को मैं दूसरे कीवर्ड से भी बोल सकती हूँ कि वेरिएबल ऑफ क्लास। तो आप इन डेफिनेशन को दो तरह से बोल सकते हो कि एक तो इट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास और इट इज अ वेरिएबल ऑफ द क्लास। अब इसका मीनिंग क्या है, दूसरा चीज हम इसमें ये भी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट को लेकर, इट इज अ रियल लाइफ एंटिटी। So how we can say it is a real life entity? रियल लाइफ का मतलब हमारी लाइफ। जैसे मैंने अभी स्टूडेंट की बात करी, तो जैसे मेरा नाम सुचिता है, मैं एग्जिस्ट करती हूँ रियल लाइफ के अंदर, सो दिस इज द रियल लाइफ और मेरा नाम है। अगर मैं यहाँ पर एक टीचर क्लास बना देती
तो जिसमें सुचिता एक क्या हो जाता ऑब्जेक्ट। अगर मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया स्टूडेंट का, अभी आपको मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था स्टूडेंट, ये तो यहाँ पर जो एग्जांपल है स्टूडेंट, इसके अंदर आपके पास जो भी स्टूडेंट हो, जैसे कि मैं बात करूं, कोई एक स्टूडेंट है जिसका नाम आपका मान लो निखिल है, तो निखिल एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसकी क्लास क्या है स्टूडेंट। अगर मैं बात करूं तो उसके निखिल का क्या होगा, जैसे यहाँ पर टीचर्स की मैं बात करूं तो निखिल का नेम भी है, उसके फादर्स नेम भी है, और उसका कोई एड्रेस भी होगा, वो इंटरनल मार्क्स भी लेगा, अपने एक्सटर्नल एग्जाम देगा, उसके मार्क्स भी लेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें निखिल से रिलेटेड है। तो क्लास तो एक ब्लूप्रिंट हो गया। अब उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पूरी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हो गए, सारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। सो ऑब्जेक्ट एक क्लास का वेरिएबल हो गया। आपने ये जो पूरी क्लास बनाई है, इस ऑब्जेक्ट के लिए मान लो मैंने जैसे निखिल की बात करी, तो निखिल के एट्रीब्यूट्स भी होंगे और वो मेथड्स भी काम करेंगे, तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट की जैसे हम बात कर रहे थे, दोबारा से मैं बता देती हूँ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अगेन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, और ऑब्जेक्ट इज रियल लाइफ एंटिटी। और इसमें हमने जैसे एग्जांपल दिया, स्टूडेंट एक क्लास है, स्टूडेंट इज द क्लास, निखिल इज एन ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट एक क्लास है और निखिल हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो समझ आया कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है। अब ये कैसे काम करती है, कैसे इसको प्रोग्राम में लिखा जाता है, ये बात की बात है। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है, हम वो डिस्कस करते हैं। तो द थर्ड पॉइंट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डेफिनेटली डेटा है, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज आपसे छुपा दी जाए। तो वो चीज आपकी डेटा को सिर्फ, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है इट शोज ओनली एसेंशियल फीचर्स। एसेंशियल का मतलब क्या हो गया, जरूरी, एसेंशियल फीचर्स मतलब जो चीज जरूरी है, बस हम वही बात करें। एसेंशियल की मैं बात करूं तो मतलब क्या हो गया, जो आपके जरूरी फीचर्स हैं। अब क्या जरूरी फीचर्स हैं, और बाकी चीजें क्या हो, हाइड हो जाए। मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी है आपके उस डेटा को लेकर, वो हाइड हो जाए, और आपके पास सिर्फ एसेंशियल फीचर शो। जैसे मैं कार की मैं बात करूं, आप कार चलाते हो, आप स्कूटी चलाते हो, आप बाइक चलाते हो, तो आपने देखा है कि जब आप ब्रेक को प्रेस करते हो, आपकी ब्रेक लग जाती है और गाड़ी वहीं रुक जाती है। होता है ना ऐसा। तो जब आप ब्रेक लगा रहे हो और गाड़ी वहीं रुक गई, आपको ये पता है क्या कि ब्रेक लगाने से वो कौन सी वायर कनेक्टेड है जो आपकी जो टायर्स है उसको रोक रही है, नहीं पता है ना। तो इसका मतलब जब कोई गाड़ी लेने जा रहा है, उसके सामने एसेंशियल फीचर क्या है कि ब्रेक लग गई, पर डिटेल्स हाइड होने का मतलब क्या हो गया कि वो चीजें हमारे सामने नहीं है, वो उसके पीछे से तो वर्क कर रही है, पर एक
यूजर के सामने नहीं है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, इट शोज ओनली एसेंशियल फीचर्स एंड हाइड द डिटेल। कैसे इसका प्रोग्राम बनता है वो सब बात की बात है। एंड इट शोज द एसेंशियल फीचर एंड हाइड द डिटेल। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कार। तो इस कार के अंदर हाउ ब्रेक वर्क्स वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि कैसे काम करने वाली है। राइट, बट काम तो करेगी, एसेंशियल फीचर हमें पता है, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन ही हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सी आपका है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन नेक्स्ट फीचर है आपका। और एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हो गया, द नेक्स्ट पॉइंट इज एनकैप्सुलेशन। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ये पता कैसे काम करता है, लाइक ए कैप्सूल। कैप्सूल है, इसके अंदर दवाई होती है, आप इसको ओपन करोगे तो आपको दवाई दिखाई देगी। सो दिस इज लाइक अ कैप्सूल। अभी मैंने जैसे क्लास की बात की थी तो मैंने क्या बोला था, क्लास एक कोड है जिसके अंदर आपका क्या है, एट्रीब्यूट्स है, और प्लस इसमें क्या थे आपके मेथड थे कि ये कैसे काम करेगा। इसको हमने क्या बोला था, क्लास। तो अगर मैं इसको कैप्सूल से रिलेट करूं तो ये सारी चीजें क्या हो गई, इस कैप्सूल के जो अंदर है ये आपकी चीजें जैसे इस ब्लॉक के अंदर है। तो एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हो गया, इट इज अ रैपर दैट कंटेन एट्रीब्यूट्स एंड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट का मतलब क्या हो गया, मैंने ये पूरा ब्लॉक बना दिया। तो एट्रीब्यूट्स और आपके जो मेथड्स हैं वो किस में आ गए, एक यूनिट के अंदर आ गए। तो जब हम कोई क्लास क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रक्चर हम लिखेंगे उस पूरे ब्लॉक के अंदर हम एट्रीब्यूट्स भी लिखेंगे, और वो ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा उसके जो मेथड्स होंगे वो भी हम इसके अंदर ही लिखेंगे। सो वो आपका पूरा रैपर हो गया। जैसे गिफ्ट रैप करते हैं ना, तो आप गिफ्ट रैप जो आपके ऊपर का रैपर है, आपका गिफ्ट तो उसके अंदर ही होगा ना। तो आपका रैपिंग ऑफ अ डेटा एंड अ फंक्शन और अ मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई एनकैप्सुलेशन की, रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड into a single unit is known as encapsulation. और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, क्लास। एनकैप्सुलेशन का कौन सा एग्जाम्पल है, क्लास, क्योंकि उसी के अंदर हम, अब हमने जो डेटा की बात की है इसको हमने एट्रीब्यूट्स भी बोल दिया, और सेकंड चीज आपकी आ गई मेथड। तो आपके ये रहे मेथड। सो रैपिंग ऑफ अ डेटा एंड अ मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट क्या हो गया आपका एनकैप्सुलेशन। जैसे गिफ्ट रैप किया हुआ है उसके अंदर गिफ्ट है, तो सेम एज एक आपका रैपर बना हुआ है, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स और मेथड है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्लास हो गया, ये पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। ऑब्जेक्ट हो गया, डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया। उसके बाद आपका पॉइंट आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, अभी किस तरह का होता है, कितने टाइप का इनहेरिटेंस होता है,
वो चीजें हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। फिर आपका पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है इनहेरिटेंस। इसको दूसरा एक नया वर्ड भी बोल देते हैं, दैट इज द रीयूजेबिलिटी। मतलब जैसे इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम एक फादर की बात कर लेते हैं, उसके बच्चों की बात कर लेते हैं, तो ऐसा होता है ना कि हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के अपने कहते हैं ना कि ये अपने पापा का जैसे लगता है, या ये बिहेव ऐसे करता है, इसको गुस्सा आता है तो पापा के जैसा गुस्सा आता है, या फिर ये बहुत शांत स्वभाव का लड़का है क्योंकि इसके पापा भी ऐसे हैं। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं वो जीन अपने में अडॉप्ट किए हैं। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया, जब हम सी प्लस प्लस की जैसे बात कर रहे हैं, तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया कि हम उनकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं, तो उनके फीचर्स को इनहेरिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे टेक्निकली मैं बोलूं तो आपकी कोई क्लास बनी हुई है, इसके फीचर्स को इनहेरिट कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं हम किसी दूसरी क्लास के अंदर। क्या एडवांटेज हो गया इसके अंदर कि मान लो आपके पास कोई, आपने कोई काम कर रखा है किस क्लास के अंदर, पहली वाली क्लास के अंदर, और आपको जो दूसरी क्लास बनानी है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, पर पहले वाली क्लास में जितना भी काम किया वो भी चाहिए आपको, तो आप क्या उसको दोबारा लिखेंगे या फिर उसी चीज को आप रीयूज कर लेंगे। तो रीयूजेबिलिटी कीवर्ड भी यही से आया कि आप इसकी जो भी फीचर्स हैं, मान लो फीचर्स ऑफ क्लास ए, जो भी फीचर्स हो, जो भी मेथड्स हो, फीचर्स ऑफ क्लास ए कैन बी यूज्ड बाय क्लास बी। तो कुछ फंक्शनैलिटी जो क्लास ए की है उसके फीचर्स को क्लास बी भी यूज कर पाए, तो इस चीज को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। समझ आया? तो इनहेरिटेंस क्या कॉन्सेप्ट हो गया, व्हेन वी यूज द फीचर और कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास ए इनटू द अनदर क्लास, इनहेरिट कर रहे हैं। अब इसके अंदर बात आ जाती है आपकी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। फिफ्थ पॉइंट के अंदर ही जो आपके आ जाते हैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, कि मतलब कितनी तरह से हम प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं। आपका फर्स्ट हो गया आपका सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल। इसके अंदर आपके पास आ गया मल्टी लेवल। मैं आपको ये एग्जांपल डायग्राम के थ्रू बताने वाली हूँ कि कैसे प्रॉपर्टीज, कितनी क्लासेस इसमें और होंगी जिसकी प्रॉपर्टीज को आप इनहेरिट कर रहे हो। सिंगल, मल्टी लेवल, उसके बाद आपका आ गया मल्टीपल, उसके बाद आपका आ गया हेराडिकल, उसके बाद आपके पास आ गया हाइब्रिड। क्या मतलब है इनका, कैसे कैसे इनहेरिटेंस होता है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मतलब सिंपल सा हो गया, अगर मैं इसकी बात करूं कि एक क्लास ए है, इसकी सीधा सीधा कोई दूसरी क्लास प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही। सिंगल मतलब सिंगल क्लास है, इसमें फीचर्स आ रहे हैं। मल्टी लेवल का मतलब हो गया जहां पर दो लेवल की बात हो रही, दो डेप्थ की बात हो रही, एक क्लास ए हो गई, एक बी हो गई और एक सी हो गई। तो इसकी प्रॉपर्टीज इसमें जा रही है, इसकी प्रॉपर्टीज इसमें जा रही है। ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई। ये कितने लेवल हो गए, यहाँ पर एक लेवल हो गया, दो लेवल हो गए, तो मल्टी लेवल हो सकता है, एक से ज्यादा लेवल भी हो। तो ये हो गया आपका मल्टी लेवल। उसके बाद आपका आता है मल्टीपल। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि जहां पर आपके पास ये इससे रिलेटेड है, ये इससे
मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब हो गया दो क्लासेस हैं जैसे क्लास ए और क्लास बी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्लास सी में आ गई। तो ये थर्ड वाला हो गया। हेरारिकल इनहेरिटेंस में क्या हो गया कि आपकी सिंगल क्लास कोई ए है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो दो क्लासेस में जाती है, एक क्लास की प्रॉपर्टीज दो क्लासेस में जा रही है। जैसे कि मान लो पेरेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो दो बच्चों में वो फीचर्स जाते हैं, तो आपके ये हेरारिकल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, हाइब्रिड जैसे अपने देखते हैं ना कि पौधों के अंदर दो तीन पौधों को जब आप कोई नया, जैसे मान लो गुलाब के फूल की बात करें, एक रेड कलर का ले लिया और व्हाइट कलर का ले लिया, तो आप इसमें करते हैं ना उसके अंदर कुछ करके पिंक कलर का फ्लावर बन गया। तो इस तरह से हाइब्रिड का मतलब हो गया जितनी भी हमने टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा इनमें से किसी का कॉम्बिनेशन बना दो। जैसे मैं हाइब्रिड की मैं बात करूं दैट इज हेरारिकल। हाइब्रिड की मैं यहाँ पर बात करूं जैसे क्लास ए है, इसकी प्रॉपर्टीज को आपने बी में ले लिया, सी में ले लिया, और यहां से आपने डी में ले लिया। तो क्या मतलब हुआ कि क्लास ए की प्रॉपर्टीज इसमें जा रही है। अगर आप आधा पार्ट देखो ये वाला इतना, ये कौन सी इनहेरिटेंस है, कौन सी इनहेरिटेंस है ये हेरारिकल इनहेरिटेंस है। तो आपका फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट आपका ये हो गया। ये कौन सी इनहेरिटेंस है हमारी, मल्टीपल। तो कॉम्बिनेशन किसका हो गया, इसके अंदर मल्टीपल और हेरारिकल का हो गया। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेरारिकल और आपका सेकंड वाला हो गया मल्टीपल। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना वो कौन सा इनहेरिटेंस बन गया आपका, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आपका है पॉइंट, तो दैट इज द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसके भी टू टाइप्स होते हैं। कभी कभार क्वेश्चंस बनते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप का होता है, तो टू टाइप का होता है। कौन कौन से पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं आपके, एक तो होता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक हो गया हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पहली बात की पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, मैम तो पढ़ाने लग गई कि रन टाइम एंड कंपाइल टाइम टू टाइप के होते हैं, है ना। तो बहुत सिंपल सी चीज है, पॉलीमॉर्फिज्म कब होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी। देखो ये दो वर्ड्स में ब्रेक हुआ है, पॉली और मॉर्फिज्म। ये ग्रीक का वर्ड है। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। तो मैनी फॉर्म, अब मैनी फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने बात की थी बायोफिकेशन के टाइम पे, कोई भी स्टूडेंट है उसका नाम अंकित है, तो हो तो सकता है ना कि दो अंकित हो, और दोनों के काम करने का तरीका तो अलग होगा ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो तरह की चीजें होती है, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। अब ये रन टाइम एंड कंपाइल टाइम क्या होता है, कंपाइल टाइम का मतलब होता है कि मैंने कोई मेथड बनाया। अब मेथड कैसे बनाना है ये सब हमारी बात की बात है। मैंने कोई मेथड बनाया कि दो नंबर को ऐड करना है, तो मैंने मेथड का नाम रख दिया आपके ऐड। अब दो नंबर को ऐड करना है, उनका टाइप हो गया, जैसे कि हम डेटा टाइप की जब बात करेंगे तो हम टाइप की बात करेंगे, अभी मत दिमाग लगाना कि टाइप यहाँ पर क्या है। बस दो नंबर के लिए टाइप मैंने ले लिया इंटीजर। ऐसे ही अगर मुझे तीन नंबर का एडिशन करना है तो मैंने तो भी मेथड का नाम क्या लिया, ऐड। अब आप जब इसको कॉल करोगे, डेफिनेटली कॉल करने का मतलब क्या हो गया, अब मुझे तो भाई एडिशन करना है दो नंबर का, तो हम इन दोनों में से किसको चुनेंगे, इसको चुनेंगे फर्स्ट वाले को, जब मुझे दो नंबर का एडिशन करना है।
तो मैं इसको कैसे चूज करूंगी, मैं क्या लिखूंगी, ऐड लिखूंगी, और मैंने क्या लिखा 2 3। अगर मुझे 3 नंबर वाले को ऐड करना है तो मैं कैसे लिखूंगी, भैया ये वाला यूज करना है, इसमें 2 3 एंड 4 यूज कर लिया। अब आपको भी पता है ना, काउंटिंग तो कर सकते हो कि यहाँ पर 2 नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर 3 नंबर लिखे हुए हैं, तो 2 नंबर के साथ जो चीज बाइंड होगी वो कौन सी होगी, ये वाली होगी। 3 नंबर के साथ ये चीज होगी। मतलब अभी मेरा प्रोग्राम रन नहीं हुआ है, प्रोग्राम का आउटपुट नहीं आया है, बट कौन से कॉल पे कौन से वाला फंक्शन चलने वाला है, ये चीज जो डिसाइड होती है वो डिसाइड हो जाती है आपकी कंपाइल टाइम पे। तो वो चीज हो जाती है हमारी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये किसका एग्जांपल है, आपका सेकंड वाले का। तो दैट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और ये जो एग्जांपल हमने लिया है इसको हम क्या बोल देते हैं, क्योंकि ये मेथड्स हैं, ये फंक्शंस हैं, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, इस कॉन्सेप्ट को। फंक्शन ओवरलोडिंग किसके अंदर आएगी, आपकी कंपाइल टाइम के अंदर। दूसरा हमारा हो गया कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जो चीज हमारी, अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, जैसे कि आपकी कोई क्लास ए बनी हुई है, एक हमारी क्लास बी बनी हुई है। अब इसके अंदर भी एक मेथड है ऐड नाम का, और इससे इसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया हुआ है। एक और फंक्शन है यहाँ पर ऐड नाम का, इसमें भी 2 वैल्यूज को लिया हुआ है, इसमें भी 2 वैल्यूज को लिया हुआ है। अब हम अगर इसको कॉल करना चाहें, क्योंकि दोनों के अंदर ही सेम नाम का फंक्शन है, पर अगर मैं इसको कॉल करना चाहूँ तो कौन सा कॉल होगा, ये चीज हमें नहीं पता चलने वाली। कब तक, बहुत जल्दी तो नहीं पता चलेगी, जब वो रन होगा ना तब कंपाइलर आपका देखेगा भाई इसमें से कौन सी डेफिनेशन लेनी, तो वो चीज कब डिसाइड होगी, आपकी रन टाइम पे, ये कंपाइल टाइम पे नहीं पता चलेगा। तो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। और ये जो एग्जांपल लिया है, जब आपके दोनों सेम टाइप के फंक्शन हैं तो इसको हम बोल देते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। अभी घबराने की जरूरत नहीं कि फंक्शन क्या है, ओवरराइडिंग है, बहुत सिंपल सी चीज अभी आपको देखनी है कि पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप का होता है। वन इज द आपका कंपाइल टाइम एंड सेकंड वन इज द रन टाइम। तो आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का जो एग्जांपल है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है फंक्शन ओवरराइडिंग। कैसे होता है, किस तरह से प्रोग्राम बनाना है, ये बात की बात है। पर अभी आपको सिर्फ अगर याद रखने की वाली बात है, जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्या क्वेश्चन आ सकता है, पहली चीज जो क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मैनी टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 2 टाइप। टाइप ही पूछे तो क्या है, वन इज द कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। बस दिमाग में इतना ही रखना है अभी के लिए कि 2 तरह का पॉलीमॉर्फिज्म है, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, ये कंप्लीट हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। नेक्स्ट आपका है डायनेमिक बाइंडिंग। अब डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब क्या हो गया आपका, बाइंड करना किसी चीज को। अब डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब हो गया, ये तो 6 पॉइंट था, ये हो गया आपका 7, डायनेमिक बाइंडिंग।
अब डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है कि जो बाइंडिंग आपकी, एक बोलते हैं हम अर्ली बाइंडिंग, एक और हमारी होती है लेट बाइंडिंग। इस लेट बाइंडिंग को एक्चुअली बोला जाता है डायनेमिक बाइंडिंग, इसका ये नाम भी है। और अर्ली बाइंडिंग जो होती है इसको हम एक ये भी बोल सकते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। जो अभी हमने एग्जांपल दिए थे ना, कंपाइल टाइम या रन टाइम, ये क्या चीजें होती हैं। अभी प्रोग्राम नहीं चला है पर किसी चीज को लिंक करना है कि कौन सा फंक्शन इस कॉल के साथ कनेक्ट होगा। जैसे हम कॉल करते हैं जब, तो आप नंबर डायल करते हो, तो नंबर डायल करते टाइम कौन सा नंबर डायल करोगे उस पर डिपेंड करता है कि किसके साथ कनेक्ट होगा। अब ये तो है नहीं कि कॉल चले जाने के बाद आपको पता चलता है कि किसके साथ कनेक्ट हो गया, तो वो चीज आपको पहले से पता होती है कि भैया ये इसके साथ ही कनेक्ट होगा। बट दूसरा एग्जांपल अगर इसमें मैं बोलूं, आप कॉल सेंटर पे कॉल करते हो, आपने किसी भी कॉल सेंटर पे कॉल किया, आपको ये पता होता है क्या कि सामने वाला अरुणी बात करेगा, वो उसी की लाइन में कनेक्ट होगा? नहीं पता होता ना, नंबर तो एक है पर किसके साथ कनेक्ट होगा आपको नहीं पता। तो वो चीज हमारी रन टाइम पे डिसाइड हुई। अगर पर मेरा एक मोबाइल नंबर है, मेरे मेरे मेरी डॉटर ने मुझे कॉल किया, मेरी बेटी ने मुझे कॉल किया, तो उसको पता है ना कि तो मम्मा का नंबर है, इसी पे फोन जाएगा। तो पहले से पता है, कंपाइल टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, और वो चीज जब लिंक हो जाती है फोन की, जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो अर्ली बाइंडिंग होगी। स्टैटिक बाइंडिंग बोलती है मुझे पता है कि यही होगा। पर लेट बाइंडिंग का मतलब क्या हो गया, जब कॉल चली गई उसके बाद कहाँ से कनेक्ट होगी, किसके साथ कनेक्ट होगी, ये चीजें हमारी लेट बाइंडिंग में आ गई। जैसे फंक्शन की मैं बात कर रही थी, जो ओवरराइडिंग एग्जांपल था, इनमें से कौन सा फंक्शन चलने वाला है, ये चीज कब डिसाइड होगी, जब आपका प्रोग्राम चलेगा, उससे पहले नहीं पता चलेगा। तो वो चीज हमारी किसके अंदर आ जाएगी, आपकी लेट बाइंडिंग के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है दैट इज द मैसेज पासिंग। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट, मैसेज पासिंग क्या होती है, लास्ट पॉइंट। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेंगे 5 मिनट कि किस तरह के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। मैसेज पासिंग का मतलब बहुत सिंपल सी चीज है। हमने ऑब्जेक्ट की बात की थी, हमने दो ऑब्जेक्ट की बात की, जैसे दो स्टूडेंट की बात करते, तो ये जो दो स्टूडेंट है ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, बात करते हैं अपनी, ये एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो मैसेज पास कर रहे होंगे ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो मान लो मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट 1 है और एक मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट 2 है। इनकी जो भी एक दूसरे से जो इंफॉर्मेशन शेयर होगी, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है, तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, मैसेज पासिंग। ये बहुत सिंपल सी चीज है, कैसे इंप्लीमेंट करना है ये बात की बात है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस पे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया था, किसने बनाई आपकी C++ लैंग्वेज। ये हम सी के बारे में था, तभी हमने ये डिस्कस किया था कि C++ किसने बनाई। तो क्या C++ डेनिस रिची ने बनाई? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आंसर गलत है, क्योंकि इसने कौन सी लैंग्वेज बनाई थी, इसने कौन सी लैंग्वेज बनाई थी, सी लैंग्वेज। सो सी इज डेवलप्ड, नॉट C++। ये गलत हो गया आपका, जेम गोसली गलत, इसने क्या बनाई थी, जावा लैंग्वेज। अब बेजारी स्ट्रॉप ने बनाई थी, दैट इज द करेक्ट आंसर। इसने क्या बनाई थी आपकी, C++। हो ये आंसर आपको क्लियर होगा। नन ऑफ दिस का तो ऑप्शन हमें सेलेक्ट नहीं करना अगर आपको पता है कि आंसर करेक्ट क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कि
हमने रन टाइम की बात की थी। रन टाइम, which of the following concept means determining at run time what method to invoke? कौन सा मेथड आपका रन टाइम पे डिसाइड होगा, ये किस तरह से पता चलेगा? अभी मैंने पिछला एग्जांपल दिया, डायनेमिक बाइंडिंग थी जिसको हमने लेट बाइंडिंग की बात कर रहे थे। तो आपका ये जो आंसर है, टाइपिंग कोई मतलब नहीं है, टाइप थोड़ा करना है हमें कॉन्सेप्ट, तो आपका टाइपिंग तो कोई चीज ही गलत है। हाइडिंग, कोई चीज हम छुपा तो नहीं रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कनेक्ट करने की कि कौन से फंक्शन के साथ रन टाइम पे कोई चीज कनेक्ट हो। हाइड तो हम कर ही नहीं रहे हैं, हम कोई डेटा भी लोड नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कनेक्शन की। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डायनामिक बाइंडिंग। हम बाइंड करना चाह रहे हैं रन टाइम, तो कौन सा मेथड इन्वॉल्व होगा? डायनामिक बाइंडिंग। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्टेड C++? क्या आंसर था? आंसर एक सपोर्ट करता है क्या? नहीं। 3 सपोर्ट नहीं, 4 नहीं, 2 आंसर क्यों है? कितनी तरह की पॉलीमॉर्फिज्म होती है? 2 टाइप की। कौन कौन सी थी? ये आंसर करेक्ट है आपका। एक मिनट, मैं ग्रीन से कर देती हूँ तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो विच आंसर इज करेक्ट? 2। क्या क्या चीजें थी? कंपाइल टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म होता है एक, और दूसरा कौन सा होता है? रन टाइम। तो इसीलिए तो ये आंसर सही है 2। और ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म में ये क्वेश्चन आ जाए आपका एज इट इज। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? C++ कौन सी अप्रोच फॉलो करता है? तो C++ आपका बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है। बॉटम अप क्यों? क्योंकि पहले हम क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं इसके अंदर, फिर आपके क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कोई भी फंक्शनिंग यूज करनी है तो वो इस क्लास के फीचर्स को लेगा। तो मतलब पहले क्लास बनी, फिर उसके ऑब्जेक्ट बनेंगे, क्योंकि बिना क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं। तो आपके क्लास की फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को क्लास से कनेक्शन, मतलब क्लास के फीचर्स को यूज करना है। तो ये बाद में क्रिएट हुआ, ये पहले क्रिएट हुई। तो इसके साथ हम ऊपर जा रहे हैं, बॉटम, ये बॉटम पे है, और अप जा रहे हो तो दैट इज द बॉटम अप अप्रोच। तो ये गलत, राइट लेफ्ट नहीं है, सिर्फ कौन सी अप्रोच है? दैट इज द बॉटम अप अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कीवर्ड्स इन C++? ये जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी कीवर्ड्स इन C++, ये क्वेश्चन सी में क्या था? कितने कीवर्ड्स थे? गलत मत कर देना बिल्कुल भी। हमने जब सी की बात की थी तो कितने कीवर्ड्स होते हैं? क्योंकि वो बहुत स्मॉल सिंटेक्स लैंग्वेज होती है, ओनली 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, बट इन C++ देयर आर 63 कीवर्ड्स। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दिस इज रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग, बिकॉज ये किसके अंदर होता है? ओनली इन सी। And this is the correct answer. 63 keywords are in the C++ language. This is also wrong. Next question. Which of the following concept mean wrapping of a data and a function into a together? Together का मतलब किसी चीज को आपको गिफ्ट रैप की बात की थी। जब मैंने गिफ्ट रैप की बात की थी तो क्या कॉन्सेप्ट था? एक डेटा और फंक्शन को एक साथ कैप्सूल की बात की थी ना। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट था? एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है? रैपिंग अप ऑफ अ डेटा एंड अ फंक्शन यूनिट टुगेदर। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। इनहेरिटेंस में तो फीचर्स इनहेरिट किए जाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म आपको मैंने बता ही दिया था। तो आंसर कौन सा आने वाला है? एनकैप्सुलेशन। अभी आपको लग रहा होगा ना कि जो चीजें हमने पढ़ी वो कितनी इजी है। अब आपकी बात आ गई पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म क्या था? कौन सा कॉन्सेप्ट है? रीड करो इसको। व्हाट डज पॉलीमॉर्फिज्म? ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके। कॉन्सेप्ट दे दिया, इसमें से चूज करो। पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलोइंग ओवरराइडिंग ऑफ फंक्शंस, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइडिंग,
कॉन्सेप्ट ऑफ कीपिंग थिंग्स इन डिफरेंट मॉड्यूल्स और रैपिंग। रैपिंग तो क्या होता है, एनकैप्सुलेशन। तो ये गलत, कैसे डिसाइड करोगे, रीड करके देखो। पहला डी पॉइंट में रीड कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ रैपिंग एनकैप्सुलेशन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता। कीपिंग थिंग्स इन डिफरेंट मॉड्यूल फाइल नहीं होता, अलग अलग फाइल्स में नहीं रखते हैं। हाइड तो नहीं करते हैं इसके अंदर, क्या करते हैं, ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग देखा था ना हमने, डेट बाइंडिंग वाला, जो आपका फंक्शन ओवरराइडिंग था, किसमें आ रहा था आपका, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, कॉन्सेप्ट ऑफ allowing overriding of function. So this is the correct answer. Next question, what concept, इसको बड़ा कर दूं, तो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो आपके कोड को रीयूज करने के लिए काम में आता है, रीयूजेबिलिटी। कोई चीज को आप रीयूज कर पा रहे हो, वो कौन सा कॉन्सेप्ट था, इनहेरिटेंस। तो आपका एनकैप्सुलेशन तो रैपिंग होता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डेटा को शो करना सिर्फ एसेंशियल जरूरी चीजों को, पर इनहेरिट किसमें होता है, रीयूज का कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म भी गलत है। तो आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के समझ आ जाएगा ये कौन से कॉन्सेप्ट की बात है। कब समझ आएगा, जब आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से इस वीडियो में सुन के लिखने वाले हो। बिना लिखे चीजें याद नहीं रहेंगी, तो नोट करते रहना साथ साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखोगे विच ऑफ shows the multiple inheritance। मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या एग्जांपल था, कैसे होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, दो क्लासेस होती है जैसे कि ए एंड बी, इन दोनों क्लासेस के, आपकी मान लो दो क्लासेस हैं, आपके पास एक तो आपके पास दो मल्टीपल क्लासेस हैं, इसके फीचर्स जा रहे हैं किसी क्लास के अंदर। तो ए और बी दो क्लासेस हो गई, वो कौन सी क्लास में फीचर्स जा रहे हैं, तीसरी क्लास के अंदर। तो कौन सा आंसर हो गया आपका, ये कि ये किसमें हो गया, ए बी सी। फर्स्ट ऑप्शन का मतलब क्या है, ए के फीचर्स बी में जा रहे हैं और बी के फीचर्स सी में, तो ये कौन सा इनहेरिटेंस था, मल्टी लेवल। सेकेंड ऑप्शन, ए के बी में जा रहे हैं और ए के सी में जा रहे हैं, कौन सा इनहेरिटेंस था, हेरारिकल। ये वाला देखो, ए कॉमा बी टेंड्स टू सी, ए और बी के फीचर्स किस में जा रहे हैं, सी के अंदर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये गलत, ये कौन सा मल्टी लेवल, ये कौन सा वाला है आपका, हाइब्रिड, तो ये हेरारिकल, और ये कौन सा है, ये तो रिवर्स व्यू। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, अब बात आ रही है डेटा एक्सट्रैक्शन की। क्या होता है डेटा एक्सट्रैक्शन, जब हम जरूरी फीचर्स की बात करते हैं सिर्फ वो शो होते हैं। तो रीड करो, कौन सा एग्जाम आंसर होगा, दे डज नॉट हेल्प इन एनी वे। ऐसा होता है क्या कि किसी चीज में हेल्प ही नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि ब्रेक कैसे लगानी है, क्या हमें पता ही नहीं काम कैसे करना है, ऐसा तो नहीं था। दे अलाउ अस टू शो ओनली रिक्वायर्ड थिंग्स टू आउटर वर्ड। सिर्फ हम वो चीजें बाहर के वर्ड को दिखा रहे हैं जो जरूरी है। थर्ड पॉइंट, दे हेल्प इन कीपिंग थिंग्स टुगेदर। ऐसी चीज जो एक साथ चीजों को लेकर चलती है, ऐसा तो नहीं है। लास्ट पॉइंट, एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट इज नॉट यूज्ड इन क्लास। देखो कितनी अननेसेसरी का ऑप्शन लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसा कुछ नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन यूज किया जाता है, एक साथ चीजें नहीं रखी जाती हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, दैट शो ओनली द रिक्वायर्ड फीचर थिंग। so this is the correct answer, answer B is the correct answer. Option A is also incorrect. So this is all from my side. Hope you understand कि C++ क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसके फीचर्स क्या होते हैं, और उन फीचर्स पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो प्लीज इसके अकॉर्डिंग ऐसे प्रिपेयर करो, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्लियर करने वाले। थैंक
थैंक यू।